ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? मिक्सिंग ऑफ टू एटम्स पढ़ रहे थे। 1 मिनट रुकिए। चलिए, मिक्सिंग ऑफ टू एलिमेंट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने होमवर्क दिया था 84 ग्राम कार्बन 24 ग्राम कार्बन के साथ वाला। अब में से किसने किसने अटेम्प्ट किया और किससे हो गया? अच्छा, काफी लोगों ने किया। ठीक है, चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं क्या करना है। देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि आपको 96 ग्राम O2 रिएक्ट करने के लिए दे रखा है। ठीक है, नहीं, कार्बन का कंटेंट वो अलग अलग कर रहा था। उसमें पहला आपका ए पार्ट था 84 ग्राम कार्बन था, बी पार्ट में 24 ग्राम कार्बन था और सी पार्ट में 48 ग्राम कार्बन था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जो आपको अमाउंट फिक्स दे रखा है वो आपको फिक्स अमाउंट कौन सा है? O2 है। दैट मीन्स अगर O2 की नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें हम, O2 कितना है? 96 ग्राम है, यानी कितने मोल है? 3 मोल ऑफ O2 हमको गिवन है। ठीक, अब आते हैं ए पार्ट पे। आपसे ए पार्ट में कितना किया हुआ है? 84 ग्राम ऑफ कार्बन। 84 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि कितने मोल वाला हमको कार्बन दिया है? 7 मोल ऑफ कार्बन गिवन है। अब अगर कैलकुलेट करें कि O2 हमें पर यूनिट मोल ऑफ कार्बन कितना गिवन है, ठीक है, तो O2 पर यूनिट मोल ऑफ कार्बन is equal to 3/7, यानी 0.4 0.428। अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो अपने पास दो रिएक्शन है, C प्लस हाफ O2, ये क्या देता है? CO, एंड C प्लस O2 क्या देता है? CO2। ये भी हम पहले मेथड फर्स्ट से कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए O2 की वैल्यू क्या है? 0.5 से कम है। रेशियो क्या बनाना था हमें? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लेस देन 0.5 है तो सिर्फ रिएक्शन कौन से प्रोसीड होगी? रिएक्शन फर्स्ट विल बी प्रोसीड।
ठीक है, दैट मीन्स केवल ये रिएक्शन चलेगी और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक, अब देखते हैं आपसे क्या होगा। इसमें पुट कीजिए कार्बन कितने, कार्बन प्लस हाफ O2 इट गिव्स CO। कार्बन कितने मोल आपको गिवन है, 7 मोल है। O2 कितने मोल है, 3 मोल है। ठीक है, ये आपका अगर रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड करोगे तो 6 मोल आएगा। इसका मतलब ये आपका LR है। इसके नंबर ऑफ मोल्स आपने 0 कर दिए। अब LR के नंबर ऑफ मोल 0 कर दिए, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। इसके आधे मोल से 1 मोल CO बनना था, दैट मींस 3 मोल से कितना बनेगा, 6 मोल CO बनेगा। ठीक है, आपके पास कार्बन कितना था, 7 मोल। 7 मोल में से कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन यूज हो गया होगा इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। कितना यूज होगा, इसके आधे मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए, यानी इसके 3 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 6 मोल चाहिए। यानी ये कितना बचा, 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसका मतलब फाइनल कंपोजिशन आपका कितना आया है, फाइनल में कार्बन है सॉलिड प्लस CO है गैस फॉर्म में। कार्बन सॉलिड कितना बचा है, 1 मोल बचा है, और CO गैस कितना बचा हुआ है आपके पास, कितना बना है, 6 मोल हो गया। अरे 6 मोल वाला कॉन्सेप्ट वापस समझा दीजिए। क्या हुआ, 6 मोल जैसे कैसे आया सर, वो वापस समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। बेटा ये आपका 1/2 O2 ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। यस अगर सर। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। यस सर। ठीक है, तो इसके हाफ मोल से कितना बनता है, 1, यानी इसके 1 मोल से कितना बनेगा, ये 2 मोल, दैट मींस इसके 3 मोल से कितना बनेगा, 6 मोल। ओके ओके सर। हेलो सर। हाँ जी, सर वो लेस देन वाली लाइन कैसे आई सर, मुझे समझ में नहीं आई। वो कौन सी वाली, वो वाली हो गया है NO2 लेस देन 0.5। 7 माइनस 6 वाली, नहीं सर, NO2 लेस देन 0.5। अच्छा ये NO2 लेस देन 0. ये रहा ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, O2 पर यूनिट मोल ऑफ कार्बन हमने निकाला। तो अगर मैं कहूँ हमारे पास O2 कितना दिया, 3 मोल दिया था, और कार्बन कितना दिया, 7 मोल दिया है। अच्छा पर ओके यूनिट सर, निकालना तो 3/7 नहीं होगा। ओके सर, यस यस सर, क्लियर सर मेरा तो। ठीक है डन, सबने लिख लिया। चलिए अब सेम इसी टाइप से हम आते हैं आपके बी पार्ट पे। ठीक है, बी पार्ट में आपके क्या गिवन है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन। चलिए अभी भी आपका बी पार्ट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना गिवन है, 3 मोल गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना गिवन है, 2 मोल गिवन है। ठीक है, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 per unit mole of carbon is equal to 3/2 is equal to 1.5। रिएक्शन क्या है, C प्लस हाफ O2, ये प्रोडक्ट में क्या देता है, CO, एंड C प्लस O2 ये आपको प्रोडक्ट में क्या देता है, CO2।
the number of moles of O2 is greater than 1 है, and if only reaction second proceed. ठीक है, ये आपकी सेकेंड रिएक्शन थी और ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन। अगर सिर्फ सेकेंड प्रोसीड होगी तो सेकेंड वाली लिख लीजिए, C प्लस O2 gives CO2। कार्बन कितना है, 2 मोल है। ऑक्सीजन कितना है, 3 मोल है। ठीक, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 2 मोल इसका रिएक्ट किया तो ये कितना बनेगा बेटा, 2 मोल बनेगा। ये कितना हो जाएगा, 0। इसमें से कितना खर्च हुआ, तो इसके 1 मोल के लिए 1 मोल O2 चाहिए, तो 2 मोल के लिए कितना O2 चाहिए होगा, 2 मोल, यानी 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2 आपके पास बच गया। यानी फाइनल कंपोजिशन में क्या क्या रहा आपके, 1 मोल O2 बचा रहा प्लस 2 मोल क्या बना है, CO2। हेलो सर। हाँ जी, सर अगर इस क्वेश्चन को हम उसी वाली रिएक्शन से करें, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, कौन सी वाली रिएक्शन किससे करें, वही जो थी सर पहले में ली थी, C प्लस हाफ O2 वाली। अच्छा CO प्लस हाफ O2 gives CO2। यस सर। बेटा वो सेकंड मेथड आपका, अभी सेकंड मेथड जब कराऊंगा तब उससे करेंगे। ओके। अभी हम दोनों रिएक्शन को, इस मेथड में दोनों रिएक्शन को सेपरेटली मान के चलते हैं इस मेथड में। पर सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी रिएक्शन लेनी है? क्या हुआ, अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी रिएक्शन लेनी है, ये वाली लेनी है या वो वाली लेनी है सर? बेटा आपको पेपर में क्वेश्चन लिख कर, रिएक्शन लिख करके देता है। और दूसरी बात, दोनों मेथड में क्या है, पहले मेथड में आप देखिए बीच में हमने कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनाया है, सेकेंड मेथड में आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के करते हो। हमें बस फाइनल कंपोजिशन बताना होता है, फाइनली आपके पास क्या बन रहा है। एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता है, मतलब एग्जैक्टली तो पता ही नहीं रिएक्शन में हुआ क्या होगा, ये निकालने का 2 सेपरेट मेथड है। ओके सर। ठीक है, कि हमें ये थोड़ी पता है कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब C प्लस O2 मिलके पहले CO बना था कि पहले CO2 बना था। यस सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए नोट कर लिया सबने, आगे चले। ठीक है, आपका C पार्ट गिवन है 48 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक, अब दोबारा से आप रेशियो निकालिए, 48 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब 4 मोल। दैट मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन आपको कितना गिवन है, 4 मोल गिवन है। ठीक है, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 पर यूनिट मोल ऑफ कार्बन that is equal to 3/4 is equal to 0.75। ठीक है, अभी क्या है कि C प्लस हाफ O2, इससे क्या बनेगा CO, एंड C प्लस O2 इससे क्या बनेगा CO2। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ना ही हाफ से कम है ना ही 1 से ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या है, हाफ से ज्यादा भी है और 1 से कम भी है। ठीक, दैट मींस दोनों रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, अब चलिए किसी एक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कार्बन कितने हैं, 4 मोल हैं। ठीक है,
4 मोल है, मान लिया x मोल इसमें यूज हो गया तो 4 माइनस x मोल इसमें यूज होंगे, ठीक है। अगर इसमें x मोल कार्बन लगाया तो O2 कितना लगा होगा, x/2 मोल, और प्रोडक्ट कितना बना होगा, x मोल, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो 4 माइनस एक्स मोल यहाँ पे लगा होगा तो O2 कितना लगा होगा, 4 माइनस एक्स, और CO2 कितना बना होगा, 4 माइनस एक्स। अभी हमने क्या किया कि 4 मोल हमारे पास टोटल कार्बन था, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ अमाउंट यहाँ रिएक्ट हुआ है, कुछ अमाउंट यहाँ रिएक्ट हुआ है। अब बेटा आप ये बताओ केस 3 में, जब मैंने पढ़ाया था आपने रिवाइज के केस 3 में कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस रिएजेंट है, दोनों में से कौन सा रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट है, कोई भी नहीं, यानी दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम होंगे, ठीक है। दैट मीन्स दोनों के दोनों क्या होंगे, कंप्लीटली कंज्यूम होंगे। तो x प्लस 4 माइनस एक्स ये तो हमें पता 4 के बराबर है, लेकिन O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 3 मोल दिए हैं। दैट मीन्स x/2 प्लस 4 माइनस एक्स किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 8 माइनस 2x इक्वल टू 6, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 में से 6 गया 2, ठीक। दैट मीन्स आपके पास CO के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 2 मोल होंगे, और CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 2 मोल होंगे। ये क्या है आपका फाइनल कंपोजिशन, फाइनल जो कंपोजिशन बचेगा उसमें CO और CO2 दोनों के 2-2 मोल बने होंगे, और आपके पास कार्बन ऑक्सीजन के अमाउंट क्या होगा, 0 होगा। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या कहता है आपका कि हम रिएक्शन को ऐसे सेपरेटली कंसीडर करने की जगह एक सीक्वेंशियल रिएक्शन मान लेते हैं, ठीक है। रिएक्शंस को सेपरेट कंसीडर करने की जगह एक हम सीक्वेंशियल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। मेथड सेकंड, इसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन को एक सीक्वेंशियल रिएक्शन बनाएंगे, मतलब C प्लस हाफ O2 रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा CO, और इसी में CO रिएक्ट करेगा, फिर बनने के बाद बचे हुए ऑक्सीजन से और क्या फॉर्म करेगा, CO2। तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO बनाएगा, ठीक है। अब यही CO अगर O2 बचा रहेगा तो फिर रिएक्ट करके CO2 फॉर्मेशन करेगा। अब ए पार्ट पे आते हैं, आपको ए पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना गिवन है, 3 मोल, और कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 7 मोल। चलिए ये हमारे पास 7 मोल हो गया बेटा, ये 3 मोल हो गया, ठीक। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, अभी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, दैट मींस इसका अमाउंट क्या हो गया, 0। इसमें से कितना खर्च हो गया, 7 माइनस 6 बराबर 1, इसके अकॉर्डिंग ये कितना बन गया, 6 मोल। अगले रिएक्शन में जो यहाँ CO बना है आप उसी को यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ CO कितना बना, 6 मोल, और O2 कितना बचा है, ये तो बचा ही नहीं, 0 हो गया है, कुछ नहीं बचा है, तो यानी ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि O2 हमारे पास खत्म हो गया। यानी फाइनल कंपोजिशन में आपके पास क्या बचा हुआ मिला, सिर्फ हमें CO मिला है कितना, 6 मोल के बराबर, प्लस कार्बन सॉलिड मिला है कितना, 1 मोल के बराबर।
बस खत्म हो गया। अच्छा मेथड टू इजी है। चलिए ठीक है, आपको जो इजी लगे इसलिए मैंने दोनों बता दिया जो आपको समझ में आया। सर इनकी कोई लिमिटेशंस तो नहीं है कि कभी वो यूज होगा कभी ये यूज होगा? नहीं नहीं, तो दोनों में से कोई भी कभी भी लगा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके। चलिए नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आप दोबारा से रिएक्शन लिखते हैं, C plus half O2 gives CO and CO plus half O2 gives CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने दिए? कार्बन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 मोल हैं। ठीक है, अगर इसके 2 मोल है इसके 3 मोल है, अब रिएक्शन कराइए तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसका अमाउंट क्या गया? 0, यानी इस कार्बन के अकॉर्डिंग CO कितना फॉर्म हो गया? 2 मोल फॉर्म हो गया। अब ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है बेटा? इसके 1 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना लगता है? आधा मोल लगता है, यानी इसका 2 मोल अगर खर्च किया होगा तो ऑक्सीजन कितना लगा होगा? 1 मोल खर्च हुआ होगा, यानी यहाँ ऑक्सीजन कितना बच गया होगा? 2 मोल बच गया होगा। यानी अगले स्टेप पे ये रिएक्शन जाएगी। यहाँ जो 2 मोल CO बना है इसको यहाँ बना दिया 2 मोल CO में, जितना बना था सारा का सारा यहाँ लिख दिया। O2 हमारे पास कितना बचा हुआ? अभी भी 2 मोल बचा हुआ है। अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये वाला कंपाउंड है आपका। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है दैट मींस ये 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा तो ये 2 मोल है, प्रोडक्ट कितना बना हमारे पास? 2 मोल बना। अब O2 कितना लगा? तो इसके 1 मोल के लिए O2 आधा चाहिए, इसके 2 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 1, यानी 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 मोल। यानी फाइनल कंपोजिशन आपका क्या क्या बचा हुआ है? 1 मोल ऑफ O2 बचा हुआ है प्लस 2 मोल ऑफ CO2 बचा हुआ है। इसमें देखिए पता चल रहा है ना कि आपके पास O2 एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फाइनल में वही बचा रहेगा जो एक्सेस में होगा। पिछले पार्ट में कार्बन बचा हुआ था, दैट मींस आपका कार्बन एक्सेस रिएजेंट है, इसमें O2 एक्सेस रिएजेंट है। चलिए नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब थर्ड पार्ट इसका सी पार्ट करते हैं इसी मेथड से। फिर आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जो थोड़ा सा अच्छा है। सी पार्ट में यही रिएक्शन दोबारा से होगी, बस नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे। सी पार्ट में कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने गिवन है? 48 ग्राम है, दैट मींस 4 मोल गिवन है। तो 4 मोल कार्बन है और ये कितना है? 3 मोल है। दोनों में भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट है।
ठीक है, तो 4 मोल में से यानी ये 0 हो जाएगा, तो 4 से इसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा। अब देखिए अगर ये इसका 1 मोल के लिए कितना चाहिए, आधा, इसका कितना खर्च हुआ है, 4 मोल, 4 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 2 मोल चाहिए होगा, यानी कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ, 3 - 2, अभी भी 1 मोल ऑक्सीजन बचा हुआ है, यानी अगली रिएक्शन प्रोसीड होगी। 4 मोल को आप यहाँ लेके आओ, 4 मोल CO यहाँ पे आ गया। अब इसके साथ इसका नंबर लगाओ, तो हाफ O2 है, तो 1 मोल ऑफ O2 भी बचा हुआ है। अब इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये ऑक्सीजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट इस केस में, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर लिमिटिंग रिएजेंट, दैट मींस इसका अमाउंट 0 कर दीजिए, इसके आधे मोल से ये 1 मोल बनता है, यानी इसके 1 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल, यानी कितना बन गया, 2 मोल बन गया, ठीक है। अब इसके 1 मोल के लिए आधा मोल चाहिए होता है, इसका 2 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 1 मोल, दैट मींस इसके 1 मोल के लिए CO कितना यूज किया हमने, 2 मोल के बराबर यूज किया, यानी 4 - 2 = 2 मोल। तो फाइनल कंपोजिशन में आपके क्या क्या बना, 2 मोल CO है प्लस 2 मोल CO। चलिए बेटा नोट कर लिया सबने, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी 25.4 ग्राम ऑफ iodine and 14.2 gram of chlorine are made to react completely and yield a mixture of ICl and ICl3. Calculate ये तो सर आप शीट से दे रहे, शीट से दे रहे हैं, शीट से क्या बेटा, सर ये तो आप शुरू से दे रहे हैं, शीट से दे रहे हैं सर आप इसे, तो क्या मतलब समझा नहीं। सर आप ये शीट से दे रहे हैं क्वेश्चन ये वाला तो। हाँ तो बेटा क्या हुआ, मेरे पास सब कुछ है, जहाँ से जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है सब सारे सर ये क्वेश्चन मतलब किया हुआ है मेरा, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात। कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of ICl and ICl. चलिए इसका अभी रिएक्शन गिवन कर देता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको रिएक्शन नहीं दिया हुआ कि आपको प्रोडक्ट बता दिया है इसमें कि 2 प्रोडक्ट कौन से बने हैं। तो सभी को पता है I2 और Cl2 की रिएक्शन होती है, कंपाउंड क्या बनता है, 2ICl बनता है, ठीक है। और I2 + 3Cl2 की रिएक्शन होती है, कंपाउंड क्या बनता है, ICl3 बनता है। एक तो अगर आप इस फर्स्ट मेथड से अप्रोच करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने ये फर्स्ट मेथड फर्स्ट अगर अप्रोच किया तो आपको 2 रिएक्शन ये लिखनी पड़ेगी।
अगर आपने मेथड सेकेंड यूज करना चाहा तो आपको दूसरे टाइप से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, वो समझिएगा कि I2 प्लस Cl2 आपसे रिएक्ट करने के बाद क्या बना, 2ICl बना, और ICl प्लस Cl2 मिलके क्या बना, ICl। आप दोनों में से किसी भी अप्रोच को फॉलो कर सकते हो, रिएक्शन आप लोग समझ के लिखिएगा। आयोडीन का होता है 127। चलिए, तनिष्क के अलावा किसी और का आंसर आया है? रौनक अग्रवाल, प्रफुल्ल गोयल, ठीक है। चलिए, जितना जल्दी इस पार्ट में आंसर दिया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, उतना जल्दी इसका भी दीजिएगा। मैं इसको सबसे पहले मेथड 1 से अप्रोच करता हूँ, उसका मेथड 2 से करेंगे, फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखूंगा। मेथड 1 में सबसे पहले आपका क्या गिवन है, आपको रिएक्शन कौन सी लेनी है, I2 प्लस Cl2 क्या दे रहा है, 2ICl प्लस सेकेंड रिएक्शन आपकी सेपरेटली क्या आएगी, I2 प्लस 3Cl2 क्या दे रहा है, 2ICl3। ठीक है, अब हमें I2 आपके नंबर ऑफ मोल्स देखिए आगे फिक्स है, मतलब ये आपका 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी हमारे पास वेरिएंट कौन है, Cl है, हमें Cl2 के नंबर ऑफ मोल चेक करने पड़ेंगे। तो मोल रेशियो अगर निकालोगे तो क्या यहाँ से क्या रहा है 1:1 का, यहाँ से निकालोगे क्या रहा है 1:3 का। दैट मीन्स पर यूनिट नंबर ऑफ मोल के लिए Cl2 कितना चाहिए 1,
यहाँ पर यूनिट मोल्स ऑफ I2 के लिए Cl2 कितना चाहिए? 3। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 अगर लेस देन 1 रहते हैं तो कौन सी प्रोसीड होगी? ओनली रिएक्शन फर्स्ट। अगर मोल्स ऑफ Cl2 इज ग्रेटर देन 3 रहते हैं तो कौन सी जाएगी? ओनली रिएक्शन सेकेंड। और मोल्स ऑफ Cl2 अगर 1 से 3 के बीच में रहती है तो कौन सी जाएगी? फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। इसमें आपका एक्सिस कौन होगा? I2 होगा। इसमें आपका एक्सिस कौन होगा? Cl2 होगा। इसमें आपका नो रिएजेंट लेफ्ट होगा। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 आपको कितना गिवन है? तो 25.4 ग्राम ऑफ I2 गिवन है। तो एक आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 127, तो I2 का मॉलिक्यूलर वेट हुआ 254, दैट मींस 25.4 डिवाइडेड बाय 254 इज इक्वल टू 1/10 मोल। अगर हम बात करते हैं आपका 14.2 ग्राम ऑफ Cl2 के, दैट मींस 14.2 डिवाइडेड बाय इसका वेट लिखोगे मॉलिक्यूलर कितना है? 140, 3571। ठीक है, यानी इसके कितने मोल हो गए टोटल? 0.2 मोल हो गए। इससे कितने मोल हुए थे? 0.1। ठीक है, अब निकालिए आप मोल्स ऑफ Cl2 पर यूनिट मोल ऑफ I2। The moles of Cl2 per unit mole of I2 किसके बराबर आएंगे बेटा? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी 2 मोल, 2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 2 मोल किसके बीच में आता है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, यानी दोनों के दोनों आपके रिएजेंट कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, कोई भी एक्सेस रिएजेंट नहीं फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट कर लिया सबने बेटा? सर आपने मोल ऑफ Cl2 पर यूनिट मोल ऑफ I2 कैसे निकाला सर? इसी मेथड में मुझे सर ये दिक्कत आती है कि कब किसे डिवाइड करना है। बेटा जो कांस्टेंट रहेगा उसके पर यूनिट मोल के लिए हमने निकाला है। यहाँ हमने क्या निकाला है कि यूनिट मोल ऑफ I2, यहाँ भी यूनिट मोल ऑफ I2 है। अगर यहाँ 2 मोल रिएक्ट होता, यहाँ भी 2 मोल रिएक्ट होता, तो हम पर Cl2 मोल पर 2 यूनिट मोल ऑफ I2 लिखते हैं। तो जिसको पर में लिखते हैं वो नीचे आता है, जिसके बारे में लिखते हैं वो ऊपर आता है। सर ये तो पता है कि पर वाला तो, लेकिन सर पता कैसे लगेगा कि हमें कौन सा नीचे लेना है, कौन सा ऊपर लेना है? अच्छा, ऐसे जो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसको नीचे रखना है, जो वेरी कर रहा है उसको ऊपर लेना है। ओके सर, थैंक यू। नोट कर लिया कंप्लीट सबने?
पापा ने बोला था कि भैया नहीं है। कौन सी डॉक्टर? अच्छा अशोक के पास कैसे? ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। दैट मींस हमें ये तो पता चल गया कि दोनों रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं। नहीं 10 मिनट पहले पापा मुझसे पूछते थे कि वो तो आई नहीं है। तो मैंने कहा हाँ अभी आई नहीं है, मुझे पता नहीं। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। आपके पास I2 कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है? 0.1 मोल है। तो आप एक को 0.1 को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इसको x दे दीजिए, इसको 0.1 माइनस x दे दीजिए। अगर x मोल I2 रिएक्ट हुआ है, इसका मतलब Cl2 कितना रिएक्ट होगा x मोल, ICl कितना फॉर्म हुआ होगा 2x के बराबर। 0.1 माइनस x ये रिएक्ट हुआ है, यानी Cl2 कितना रिएक्ट हुआ होगा 3 into 0.1 माइनस x, और ICl3 फॉर्म कितना हुआ होगा, तो 1 मोल से 2 मोल फॉर्म हो रहा है, दैट मींस 2 into 0.1 माइनस x मोल फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, आपका कोई भी रिएजेंट इसमें बचना नहीं चाहिए। आपके पास Cl2 टोटल कितना निकाला है हमने? 0.2 निकाला है, यानी x plus 3 into 0.1 minus x equal to 0.2, यानी x plus 0.3 minus 3x is equal to 0.2। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, उधर लेके जाइए, तो 0.1 is equal to 2x, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 0.05 के बराबर। यानी फाइनल क्या बना है? ICl आपके पास कितना है? 0.1 मोल, और ICl3 कितना बना है? 0.2 into 0.05, ये भी कितना बना है? 0.1। ये फाइनल आता है। चलिए बेटा जल्दी नोट कीजिए, फिर इसको सेकंड मेथड से बताऊं। अरे पीओएसी से भी तो हो सकता है। किससे? पीओएसी से इसमें दे रखा था शीट में, POAC पीओएसी वाले मेथड बेटा है, हो सकता है POAC से भी हो सकता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, POAC लगाते हुए एक्सिस रिएजेंट को मत लगा देना, एक्सिस रिएजेंट के साथ नहीं आंसर ही नहीं आएगा। सेकेंड मेथड अब देखते हैं। सेकेंड में क्या होगा, आपके पास I2 प्लस Cl2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा? 2ICl, और ICl फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ICl। यहाँ पे I2 कितना? 0.1 मोल या 0.2 मोल, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी ये 0 हो गया। 0.1 से कितना फॉर्म हुआ? 0.1 मोल फॉर्म हुआ। कितना ये बचा रहेगा? तो 0.2 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.1। अब जितना यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको यहाँ लिख लिया, कितना? 0.1। Cl2 कितना अपने पास बचा रहेगा? 0.1 मोल। कुछ रह गया क्या? सॉरी 0.2 बनेगा। ठीक है, 0.2। Cl2 कितना बचा रहेगा? 0.1 यहाँ से बचा रहेगा, तो वही बचा हुआ अमाउंट यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? Cl2, यानी ये 0 हो गया। 0.1 से कितना फॉर्म होगा? 0.1 मोल फॉर्म होगा, और 0.2 में से 0.1 रिएक्ट करके कितना बचा रहेगा? 0. रिएक्शन कंप्लीट हो गई, खत्म हो गया। तो फाइनल कंपोजिशन में आपका क्या बचा हुआ है? 0.1 मोल ICl बचा हुआ है, और 0.1 मोल ICl3 बचा हुआ है। ठीक है, आपको जो मेथड इजी लगे, समझ में ज्यादा अच्छा है वो लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर ये ICl 0.2 मोल कैसे बचा? कौन 0.2 मोल कैसे बचा? ICl? हाँ
बेटा बना है, वो बचा नहीं है, बना है। ओ ओके सर। चलिए नोट कर लिया सबने, अगला क्वेश्चन लिखूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, Na सोडियम reacts with O2 to form Na2O Na2O and Na2O2 and also the fact is know that Na2O can be converted to Na2O2 on exposure to air. Calculate the molar composition. Calculate the molar composition of the product mixture form of the product mixture form when 4.6 kilogram Na reacts with 792 liter O2 at 1 atm and 273. चलिए इस टाइप से आपको रिएक्शन मिलेगा, तो क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपसे, रिएक्शन वगैरह हमने कुछ नहीं प्रोवाइड की, लेकिन लैंग्वेज के फॉर्म में सब कुछ दे दिया। आपने 2 मिनट का टाइम है पूरा, आराम से इस क्वेश्चन को लिखिए। जो मेथड आपको अच्छा लगा तो इससे पहले 2 क्वेश्चंस में आप उस मेथड को कर लीजिए। सोडियम का एटॉमिक वेट आपका 23 होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी बोलो, किसी कुछ पूछना है?
चलिए, किसी का आंसर आया कुछ? सर आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई। अच्छा सही। क्या हुआ? उसने बीच में आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई थी, आप सही हो गया। फोर्टी मोल्स Na2O और 60 मोल्स Na2O2। ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा अच्छा, मोहिनीश ने भी आंसर आया। बेटा विपुल, आपने कौन से मेथड से निकाला है, फर्स्ट से या सेकंड से? सर सेकंड मेथड। सेकंड मेथड। ठीक है। तनिष्क आपने? सर सेकंड मेथड से। मैं तो शुरुआत में बोल रहा था सेकंड मेथड इजी है, मुझे मेथड बनने तो समझ में नहीं आया है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, करते हैं। ये 180 और 273 केल्विन का मतलब आपको क्या दिया हुआ है? एसटीपी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1792 डिवाइडेड बाय 22.4 यानी कितना आया? 8 दूनी 16। 80 मोल आया। 80। ठीक है, 80 मोल ऑफ O2 हमारे पास आ गया। ये किसके? O2 के है। अगर Na के मोल्स की बात करेंगे तो कितना है? 4600 ग्राम डिवाइडेड बाय 23। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आया? 200 मोल। 200। ठीक है। अब आपको देखिए एक रिएक्शन में एक टर्म लिखी हुई है कि Na2O कैन बी कन्वर्टेड टू Na2O2। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो आपको फर्स्ट मेथड ही लगाना पड़ता, आप सेकंड मेथड लगाओगे तो आंसर गलत हो जाता। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है कि Na2O का चांस है कि वो Na2O2 में कन्वर्ट हो सकता है, दैट मींस हम सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हमें दूसरे टाइप से कंप्लीट करना पड़ता है, इससे मतलब फर्स्ट मेथड से कंप्लीट करना पड़ता। तो चलिए अब सेकंड मेथड ही अप्लाई कर देते हैं। सर ऐसे तो सर उसमें भी नहीं थी सर, पिछले वाले में क्वेश्चन में। पिछले वाले में इसमें भी रिएक्शन तो मैंने गिवन कर दी थी ना आपको। ओके सर। ठीक है, इस टाइप से अगर लैंग्वेज की फॉर्म में देगा, कुछ हिंट करके देगा आपको। चलिए, और जनरली इस टाइप से जितने भी बुक्स में आप क्वेश्चन पढ़ोगे, कुछ ना कुछ बनता ही है बीच का, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास रिएक्शन क्या हो रही है? Na के साथ O2 है, 2Na हाफ O2, फॉर्मेशन क्या है आपके पास? Na2O का। देन अगेन Na2O reacts with half O2, कंपाउंड क्या दे रहा है? Na2O2 का। ठीक है, Na के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं?
तो 200 मोल इसके हैं और 80 मोल इसके हैं। 80 मोल आएगा, 80 दिन 160, 100, ठीक है। दैट मीन्स दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन है? बेटा दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन है? Na, ठीक है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका अमाउंट आप 0 कर दीजिए। इसके 2 मोल से कितना फॉर्म होता है? 1 मोल फॉर्म होता है, यानी 200 से कितना फॉर्मेशन होगा इसमें? 100 मोल ये फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए अब एक और चीज देखते हैं, इसमें कितना O2 यूज हो गया। इसमें कितना O2 यूज हो गया, इसका आंसर है कितने मोल ऑफ O2 बचा रह जाएगा। इसमें कितने मोल ऑफ O2 बचेगा? देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको लिख के बता देता हूँ। 2 मोल ऑफ Na के लिए O2 कितना चाहिए बेटा? हाफ मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड होगा, यानी 1 मोल Na के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 1/4 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड होगा, यानी 200 मोल के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 200, 4 पचे 20, यानी कितना रिक्वायर्ड होगा? 50 मोल ऑफ O2। यानी यहाँ कितना बचेगा? 80 में से 50 घटा दो, यानी फाइनली कितना बच जाएगा? 30 मोल ऑफ O2 बच जाएगा। इसमें आगे 30 मोल यहाँ दे दिया हमने, 100 मोल यहाँ बना दिया बेटा। अब लिमिटिंग रीजन कौन है? ये, यानी इसको हमने 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। 0 के बराबर क्या है? इसके हाफ से 1 बनना है, 30 से कितना मोल बन जाएगा? 60 मोल बनेगा ये, ठीक है। इसके हाफ के लिए 1 रिक्वायर्ड है, मतलब 30 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 60 चाहिए होगा, यानी ये इसमें कितना बचेगा? 100 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 40 मोल। यानी फाइनल आपका फाइनल कंपोजिशन क्या क्या आएगा? Na2O कितना? 40 मोल, और Na2O2 कितना? 60 मोल। ठीक है, नोट कर लिया बेटा, आगे चलें। सभी वेट कर रहा हूँ। सर जो क्वेश्चन है कंसंट्रेशन टर्म्स वाले जो शीट में दे रखे हैं सर, वो क्वेश्चन से हो नहीं रहे सर। कंसंट्रेशन टर्म्स अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। ओके मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया नहीं ना आपको। चलिए ओके सर। नोट कर लिया सबने, आगे चले। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कंसंट्रेशन टर्म्स।
कंसंट्रेशन टर्म्स जनरली डिफाइन हम किस तरह करते हैं? आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसके दो पार्ट है, एक सॉल्यूट है और दूसरा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट हम किसको कहते हैं? जनरली सॉल्यूट बेटा हम किसको कहते हैं जनरली? विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? विच इज जनरली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, आपको जनरल चीजें में स्मॉल और लार्ज अमाउंट में क्या मिलेगा? आप कई सारी बुक्स में पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स जिसके कम रहेंगे वो आपका सॉल्यूट रहेगा और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेंगे वो आपका सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, आप सबसे ज्यादा जनरल ये बात पढ़ोगे। लेकिन थोड़ा सा सॉल्वेंट की मैं अपनी तरफ से डेफिनेशन ऐड कर देता हूँ, एक चीज और। सॉल्वेंट किसे कहते हैं बेस के लिए समझ लीजिए। The component which is generally in large amount and has the same physical state of solution. ठीक है, ये मोल वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है। अभी तक मैंने क्या बताया आपको? जनरली बुक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा? ठीक है, जनरली आपको बुक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा कि नंबर ऑफ मोल्स कंपैरिजन करते हैं। पर्टिकुलरली मैं नंबर ऑफ मोल्स से कंपैरिजन नहीं करता हूँ, जो आपका अमाउंट हाई अमाउंट में दे रखा हो, जो भी कंटेंट। ठीक है, और लास्ट की फिजिकल स्टेट उसी स्टेट में रहे, उसे हम कहेंगे आपका सॉल्वेंट। जैसे हमारे पास अगर आपका 500 किलोग्राम शुगर का मिक्सचर है, इसको पहले डेफिनेशन सबने लिख लिया, फिर मैं एग्जांपल दूं। हेलो सर। हाँ जी सर, जो आपने सॉल्वेंट की डेफिनेशन में सेकंड वाला स्टेप लिखा है उसका मींस क्या है सर? मैं भी बताता समझाता हूँ। ओके। नोट कर लिया सबने? देखिए एग्जैक्टली मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 50 ग्राम शुगर है, आपने इसे 100 ml वाटर में मिलाया है, तो अभी सॉल्वेंट कौन है? वाटर ये सॉल्वेंट है और शुगर का क्या है? आपका सॉल्यूट है। पहली बात, ये आपका थोड़ा लार्ज अमाउंट में भी है,
दूसरा टर्म मैंने जो इसमें एक लाइन लिखी थी लास्ट में, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स जब आप दोनों को मिक्सअप करेंगे तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा लिक्विड फेज में होगा। जो फाइनल सॉल्यूशन अगर लिक्विड फेज में होता है तो आपका सॉल्वेंट कौन है, ये। लास्ट लाइन लिखने का मतलब ये था। अगर यही चीज मैं इस टाइप से लिखूं कि मेरे पास 500 किलोग्राम शुगर है, ठीक है, प्लस 100 ml वाटर है, तो इसका में आपके पास क्या जाएगा, आपको क्या लगेगा, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूट है। जबकि अगर मैं बोल दूं कि फाइनल सॉल्यूशन हमारा लिक्विड फेज में है, सॉल्यूशन जो फाइनल है वो लिक्विड फेज में है, दैट मीन्स ये हमारा सॉल्वेंट अभी भी है और ये आपका सॉल्यूट अभी भी है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या सॉल्यूशन बना हमें उससे मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो जनरली आप बुक्स को अटेम्प्ट कीजिएगा तो एक टर्म याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स वाली, कि ज्यादातर बुक्स फॉलो करती है नंबर ऑफ मोल्स को, उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं, जिनके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं वो सॉल्यूट होते हैं। हेलो सर। हाँ जी, सर इसमें चीनी का अमाउंट तो 500 ग्राम है। 500 किलोग्राम है। हाँ सॉरी सर, 500 किलोग्राम है और वाटर ओनली 100 ml है। हाँ, तो सर ये कैसे सर, सॉल्वेंट सॉल्यूट समझ नहीं आया। अच्छा आपको लग रहा है कि मतलब ये चीनी का चीनी बचा रह जाएगा। मैं एक इन जनरल एग्जांपल लिया, अगर मैं हाई टेम्परेचर करके मेल्ट कर दूं, ठीक है, आपका जनरली जो क्या चाशनी बनाते हैं जलेबी के लिए, वो कंटेंट कुछ ऐसा ही रहता है। आपका 4-5 किलो चीनी डालते हैं, 2 गिलास पानी डालते हैं, 2 या 3 गिलास, ठीक है। Yes. या फिर कोई भी रीजन हो, आपके पास जितना अमाउंट, आप मान लीजिए 100 ml वाटर है, 500 किलोग्राम शुगर लिया, जितना उसमें सॉल्युबल है, फाइनल सॉल्यूशन अगर आपका लिक्विड रखा हुआ है, दैट मींस सॉल्वेंट आपका ही है, सॉल्यूट ही है। अगर फाइनल सॉल्यूशन अब सॉलिड फॉर्म में है तो दैट मींस सॉल्वेंट ही है, सॉल्यूट है। मैंने एग्जांपल लिया है कि आपका जो लास्ट लाइन लिखा हुआ था ना, उसका मतलब यही था। ओके सर। कि सॉल्यूशन का जो फाइनल फेज रहेगा वो डिसाइड करेगा कौन लिक्विड, कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है। लेकिन अगर किसी के मन में डाउट हो कि दोनों की दोनों अगर लिक्विड हो तब कौन होगा, तो सिंपल सी बात है, जो लार्ज में होगा वो आपका, जो लार्ज अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो मिनिमम अमाउंट में होगा सॉल्वेंट होगा। जैसे अगर एथेनॉल लेते हैं, 10 ml मैंने एथेनॉल ले लिया, साथ में वाटर ले लिया 100 ml, तो अभी ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है और ये क्या आपका सॉल्यूट है दोनों के दोनों लिक्विड है, ठीक है दोनों के फॉर्म लिक्विड। तो जो आपका लिखा था विच इज जनरली इन मेजर, जो भी आपका ज्यादा अमाउंट में रहेगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, जो कम अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट होगा। तो वो किस केस में लग रहा है, जब आपके दोनों की फेज सेम हो, ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए जनरली आपके लिक्विड फेज में लगता है, ठीक। जब मैंने एक डेफिनेशन लिखाया था ना, विच आर जनरली इन लार्जर अमाउंट, विच आर जनरली लोअर अमाउंट, तो उसके साथ में स्टार लिख करके लिख लीजिएगा। वो एप्लीकेबल तब है जब फाइनल फेज, ऐसे लिख लीजिए, जब सॉल्यूट का फेज, सॉल्वेंट का फेज और सॉल्यूशन का फेज, तीनों के फेज आपके सेम हो, तब आपका वो एप्लीकेबल है। कि जो लार्जर अमाउंट में रहेगा वही आपका सॉल्वेंट होगा, जो मिनिमम अमाउंट में रहेगा वो आपका सॉल्यूट होगा, जो ओवरऑल सॉल्यूशन का फेज है, ठीक है। वो तब लगता है जब तीनों के तीनों आपके सेम फेज में हो, ठीक। तो अदरवाइज बुक्स में कभी आपसे क्वेश्चन करते हो कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, इसलिए मैंने बता दिया। ज्यादातर बुक्स नंबर ऑफ मोल्स को फॉलो करती है। अगर आप कोई साइट को फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा कि हो सकता है मोस्ट ऑफ इसमें नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग आंसर दिया हो। सर हाँ जी, सर ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इनको हम लिक्विड स्टेट में ही लेते हैं? नहीं बेटा, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके सर। लेकिन वो अभी हमारे काम का नहीं है ना।
जैसे आप सॉलिड सॉलिड का कंपोजिशन तो आपने पढ़ा होगा ना। सर एक डाउट था आप बोलो। सर, मोल्स के बेसिस पर कैसे ले सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट? बेटा जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम आए वो सॉल्यूट है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आए वो सॉल्वेंट है। अगर सर किसी के मोलर जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा है। हाँ मैं समझ गया, मुझे पता था अभी आप ये पूछोगे कि अगर मान लो एक सुक्रोज लेता हूँ मैं, उसका फॉर्मूला होता है C12H5SO11 और एक मैं वाटर लेता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है इसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम आएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा आएंगे 100 ग्राम में ही। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दूसरी वाली डेफिनेशन आपको बता दी ना। किसी और बुक में अगर सही से उसने लिखा होगा तो कॉन्ट्रडिक्शन जरूर करवाएगा वो। तो जनरली आपको फॉरेन ऑथर्स की बुक में मिल जाएगा इस टाइप की थ्योरी कि वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे डिफाइन करते हैं। इसके अलावा आप इंडियन ऑथर में कुछ फॉलो करेंगे तो वो जनरली नंबर ऑफ मोल्स को ही फॉलो करते हैं। सर हाँ जी। अगर सर हमारे पास दोनों चीजें, अगर हमारे पास लिक्विड की स्टेट में हो और दोनों की अमाउंट भी सेम हो तो फिर क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों फिर कोई भी सॉल्यूट नहीं, कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, दोनों बराबर है। 100 ml आपने इसको लिया, 100 ml उसको लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। ठीक है सर हाँ जी। मतलब सर फिर हम एक्यूरेट किसको बोल सकते हैं सर, कि नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग या जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग? जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो ज्यादा एक्यूरेट है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वो मैंने नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग इसलिए बता दिया, वो कई जगह बैठ जाता है, आपको कई बुक्स में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा उस टाइप का, वो कई जगह सही सुटेबल बैठ जाता है। सर मतलब कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट तभी बन सकते हैं जब दोनों अलग अलग अमाउंट में दे रखे हैं। हाँ तो सॉल्यूट सॉल्वेंट तभी आप डिफाइन कर सकते हैं ना, जो कम अमाउंट में रहेगा जो ज्यादा अमाउंट रहेगा उसी अकॉर्डिंग सॉल्यूट सॉल्वेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में एक चीज देखिएगा, अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए सॉल्यूशन का वेट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू जो होगी तो किसके बराबर होगी, जितना वेट आपने सॉल्यूट मिलाया होगा प्लस आपके पास सॉल्वेंट होगा। ठीक है, और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जितना आपने लिया होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जितना रहा होगा, दोनों को मिला के बराबर होगा। लेकिन ये किस केस में होगा, सिर्फ आइडियल के केस में होता है, ये हमेशा ट्रू होता है। मतलब मास डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो जितने ग्राम किलोग्राम आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाओगे तो टोटल सॉल्यूशन का मास उतना ही हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम के साथ क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आइडियल केस में अगर आप करोगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। नॉन आइडियल केस में अगर आप करोगे तो ऐसा होगा कि 30 ml आपने ये लिया, 50 ml ये लिया, तो टोटल आइडियल केस में कितना आना चाहिए 80, अगर नॉन आइडियल तो 79 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, वॉल्यूम घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो दोनों केसेस पॉसिबल होते हैं, इसका डिटेल में 12th में आपके सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 2-3 लॉ भी है वॉल्यूम ऊपर नीचे करवाने के लिए। अभी बस आप इतना ध्यान रखिएगा, आपके शायद सीट में एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक है, लेकिन वहां जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, डेंसिटी वाले को है, और एक कहीं है एक ऐसा क्वेश्चन आपकी शीट में डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, तो आगे आएगा आपका तो वहां हम डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आइडियल केस में किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। जब तक आपसे नहीं कहा जाएगा तब तक आपको आइडियल लेना है। ठीक है, जब आपसे कहेगा कि वॉल्यूम डिफर कर रहा है, आपसे वॉल्यूम की वैल्यू पूछेगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पूछेगा, तब आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी रहेगी। सर आपके अकॉर्डिंग आइडियल का मतलब क्या है? मेरे अकॉर्डिंग आइडियल सॉल्यूशन अभी कुछ नहीं है, अभी आप उसको मत समझ के लेके चलो। अभी मैं बोलूंगा लाइक डिसॉल्व लाइक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक में करोगे तो वॉल्यूम नॉन आइडियली जो रहता है, तो क्या मतलब होगा बताने का। ठीक है, अभी आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा मोल कॉन्सेप्ट में, उसे आप आइडियली कंसीडर कीजिएगा। ठीक, चलिए अब आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स को जनरली यूज करते हैं। सबसे पहला आपका कंसंट्रेशन टर्म है वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है,
इसको दूसरा नाम एक और देते हैं वेट परसेंट, इसको एक और नाम से बुलाते हैं मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो सकता है कई बार आपको सॉल्यूट ना लिखा हुआ मिले तो मास परसेंट तो कहते ही हैं ऐसे। इसके 3 नाम अलग अलग हो गए। तो बाई वेट परसेंट भी कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन। That means weight of solute divided by weight of solution multiply by 100। ये किसका फॉर्मूला है, वेट बाय वेट परसेंट। यहाँ इसको आप यहाँ ये चीज ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम कहाँ पे नीचे वाले टर्म क्या लिख रहे हैं, ये बहुत काम की चीज है और अदरवाइज पेपर में गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इसका एप्लीकेशन पार्ट और आपके 5-6 जो टर्म है कंसंट्रेशन की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपका 2 लेक्चर का और बच रहा है, आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट 2 लेक्चर में, नेक्स्ट 2 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप शीट अटेम्प्ट कर लीजिएगा, नहीं तो अचानक से आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा दे दिया काम। कंसंट्रेशन टर्म्स वाले छोड़ के बाकी आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।